जो मन को जीत सके वो ही विजेता है। सपनों को जो हासिल कर सके वही सफल है। आशाओं का जो केंद्र बन सके वही मनुष्य है। हासिल उनको होता है जो डरते नहीं, कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं। चल कुछ कदम और कि मंजिल पास है, चल कुछ कदम और कि मंजिल पास है। मिलेगी सफलता इसका एहसास है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे आप सभी लोग? आप सबको मैं एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जो है अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, जो आपने सोचा है वो मुकाम आपको मिल सके। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप कि आपको जब भी कभी कुछ हासिल करना होता है तो उसे हासिल करने के लिए हमेशा पहली कंडीशन ये होती है समर्पण, सेक्रीफाइसेस। हमें जो है वो कई बार जो है वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को त्यागना होता है, अपना 100% देने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर हम सफलता को पा पाते हैं। क्योंकि देखिए, जो मंजिल आप हासिल करना चाहते हैं, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पर सिर्फ आप अकेले नहीं है, आपके जैसे जो है हजारों लाखों लोग भी लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। अब उसमें से वो जो मंजिल है वो किसको मिलेगी? जिसके प्रयासों में दम होगा, जिसका समर्पण और ज्यादा होगा। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट कंपटीशन, मतलब प्रतिस्पर्धा के बगैर, कंपटीशन के बगैर कुछ आपको बड़ा नहीं मिल सकता है। यदि हम एज ए ह्यूमन रेस भी बात करें तो बायोलॉजी का ये फैक्ट तो हम सभी जानते हैं कि हम जो है वो इवॉल्व हुए हैं, मतलब हमारा जीव विकास हुआ है। जैसे आज हम हैं वैसे हम आज के हजारों लाखों वर्ष पहले वैसे नहीं थे। उसके भी मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि हम वैसे नहीं थे। हम इवॉल्व हुए हैं और हर बार जब भी जो है वो हम इवॉल्व हुए हैं तो हमारे में से ही वो लोग जिनका प्रकृति ने नेचुरल सिलेक्शन किया, जिनको नेचर ने सिलेक्ट किया, उनसे अगली पीढ़ी तैयार हुई। और जो लोग प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए, जिनके अंदर यूजफुल परिवर्तन नहीं थे, यूजफुल चेंजेस नहीं थे, वे खत्म हो गए। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये तो प्रकृति के नियमों में से एक है। यदि हम कंपटीशन से बचते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो हम कभी इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, कंपटीशन इज द की, कि कौन बचेगा, कौन सर्वाइव करेगा, कौन आगे जाएगा। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिस्पर्धा जो है वो चाहे जितनी कड़ी हो, आप यदि अपने प्रयासों को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। अब ये तो बात हो गई जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, एग्जाम से जुड़ी बात हो गई है। हार्ट कनेक्ट में आज मेरे पास जो मेल आए हैं, कुछ बड़े मेल्स भी है कुछ इसमें, लेकिन इन मेल्स में जो इश्यूज हैं वो हो सकता है कि आप में से कई लोग उन इश्यूज को फेस कर रहे हो, पर अभी तक आप किसी को डिस्कस नहीं कर पाए हो। क्योंकि हार्ट कनेक्ट में मैंने एक बात देखी कि हार्ट कनेक्ट का एक सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट ये है कि इसमें जो इश्यू उठाए जाते हैं, उन इश्यूज को जो है बहुत सारे बच्चे जो है फेस किए होते हैं कभी ना कभी, और वे उनसे गुजर रहे होते हैं। और जब वे उन समस्याओं का मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरा एक नजरिया हो सकता है, आपका भी एक नजरिया हो सकता है, और हमें जो है वो दूसरे का नजरिया समझने के बाद हमको कई बार राह मिल जाती है। कई बार हम इन बिटवीन दी बोथ ऑफ दी व्यू पॉइंट के बीच से हम रास्ता निकाल लेते हैं। याद रखिए, आप मंजिल तक कैसे पहुंचे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रास्ता कोई भी आप ले सकते हैं, मंजिल तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। कि मंजिल पर पहुंच गए, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे पहुंचे, घुमावदार रास्ता था, डायरेक्ट शॉर्टकट था, कैसे पहुंचे, दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। पर याद रखिए, कोई भी रास्ता, छोटा रास्ता हो, बड़ा रास्ता हो, कठिन रास्ता हो, आसान रास्ता हो, रास्ते हमेशा जो है पार तभी होते हैं जब हम पर चलते रहते हैं। कितना ही अच्छा रास्ता हो, यदि आप चलेंगे नहीं तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। इसलिए चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए। चलिए, तो आज का जो पहला मेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नमस्ते सर, माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर यू एंड फॉर बायोमेंटर्स। So sorry to disturb you and for your time. It is little big story, but it's so important for my life and for my future. मैं बायोमेंटर की आधी अधूरी कमांडो
मेरी मेल आपने पिछले साल कोविड के टाइम पढ़ी थी सर आपने, और फोन पे लिटिल बात भी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी आपसे पहली बार बात करने के लिए, और मैंने ठीक से हिंदी बोल नहीं पाती हूं, एंड आप पहले ही फोन पर बोल दिए थे कि अगर तुम इतना ईमेल मुझे ना लिखती और पढ़ लेती तो अब तक डॉक्टर बन जाती। सर सच बताऊं, उस दिन मैं बहुत रोई थी। मैंने कि सर से पहली बार बात करने में स्टार्टिंग में ही मुझे डांट पड़ गई थी, बट ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। बट सर आई फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शंस, बट अब तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, सो आई राइट अगेन। मैं स्ट्रेट बताऊं तो जब मैंने 5 इयर्स की थी, किसी ने कुछ गलत चीज सिखा दिया मुझे, आई डोंट नो वॉट इट इज, बट आई डू इट अनकॉन्शियसली। क्लोज रिलेटिव्स डूइंग try to bad things with me, but Krishna saves me many times, and in front of me they do bad things. When I was in school, accidentally show bad videos, but when grown up, I knew about all that things was masturbation, porn, sexual assault. My mind was totally disturbed, stuck that point. Always that things are come into my mind because of that my health and study was badly suffer. मैंने किसी को कुछ बता ही नहीं पाती थी, ना कुछ समझ पाती थी, so I tried to find solutions through internet, but it's my bad decision. Though इंटरनेट नेट कुछ सॉल्यूशन पाने के चक्कर में मैंने बहुत और ज्यादा बैड थिंग्स अपने माइंड में भर लिया, बट सम मोटिवेशनल वीडियो सेव्ड मी, एंड मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करके बैड हैबिट से बाहर आई। करीब 2 साल हो गए। आई ऑलवेज प्रे टू कृष्णा, क्राई कि मुझे ये सब बैड हैबिट से बाहर निकालो, बट कभी कभी बहुत पास्ट की चीजें याद आती थी और बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी। डर लगता था कि कभी कोई मेरे साथ गलत नहीं कर देगा, तो कभी ये थॉट भी आते थे कि मैं ही बुरे काम ना करने लग जाऊं, एंड ऑलवेज दोज बैड इमेज कम माइंड अनकॉन्शियसली। बिकॉज ऑफ दैट स्टडी वॉज बैडली सफर, एंड माई हेल्थ वॉज सफर विथ 5 diseases एंड 11th 12th वॉज फिनिश्ड। मैंने किसी को कुछ बता नहीं पाती तो कृष्णा से बोलती थी, हेल्प मांगती, and try myself, and also so one day show a psychiatrist video about how to overcome this kind of mind situation. In that video a doctor told about a case study, एक पेशेंट को अपने क्लोज रिलेटिव को लेके सेक्सुअल थॉट्स, इवन इट्स ऑन पेरेंट आल्सो आते थे, गॉड को लेके बैड थॉट आते थे। After that my mind was more broken. मेरे माइंड में वही सब बातें आने लगी, सेक्सुअल थॉट्स अबाउट क्लोज वंस, लाइक मैंने वो सब अपने माइंड में, इट ऑल पास्ट मेमोरीज, खुद की दुश्मन बन गई हूं। अपने आप माइंड आता है कि वो सारी बैड थिंग्स मैंने खुद कर रही हूं, लाइक विजुअलाइजेशन, इट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ समझ नहीं पाती हूं कि क्या हो रहा है, इतना इंटेंस होता है कि वॉल पे सर को पटक लेती हूं कि ये थॉट आना बंद हो जाए। मैंने अंदर से टूट गई हूं कि मैंने क्या सोच रही हूं, जबकि वो थॉट अपने आप माइंड में आते हैं। मैंने जानबूझकर नहीं सोचती हूं, कृष्णा की कसम। मैं क्या करूं कि मैंने बहुत बुरी हूं, इसी वजह से मैंने ना पढ़ पाती हूं, ना खा पाती हूं, सो पतली हूं। एक्सट्रीम गिल्ट,
मैं सो पाती हूँ, पतली नहीं, सो पाती हूँ। एक्सट्रीम गिल्ट, कभी खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरी ही सब गलती है, मैंने बहुत बड़ी पापी हूं। कभी अपने आप पर बहुत दया ही आती है कि क्या हो रहा है। मैं सोचती हूं कि अब सब ठीक हो जाएगा, बट इट्स अगेन और मैसी, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू ओवरकम आउट ऑफ दिस। बट सर, जब कुछ अच्छा होता है तो माइंड में तुरंत नेगेटिव बातें आती हैं, एंड सब कुछ भूल के जब मैंने अगर स्टडी करने बैठती हूं तो तभी माइंड में आता है कि देख, तूने क्या गलत सोचा है, तू लायक ही नहीं है सर से पढ़ने के लिए, तू सबसे बुरी स्टूडेंट है। ऐसी बातें माइंड में आता है। मैं लेक्चर ऑन करके या तो रोती हूं या स्टडी नहीं कर पाती हूं। सर, स्टडी की पास्ट बताऊं तो सिवियर हेल्थ इश्यूज, मैंने 2015 10th एग्जाम दिया, सब बोल रहे थे कि ये फेल हो जाएगी, एंड ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर आई स्कोर्ड 85%। सोचा आगे अच्छा होगा। 11th 12th मैं आई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। एक ओडिया मीडियम, लैक ऑफ गुड टीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट माई बेड माइंड सिचुएशन जो ऊपर लिखा है, स्कोर 61% 2017। आफ्टर दैट मैंने बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी कि लगातार सब कुछ बुरा हो रहा है। देन आई ज्वाइन +3 फर्स्ट ईयर, बहुत दूर कॉलेज, एंड उस कॉलेज में क्राइम की वजह से आई लेफ्ट द कॉलेज एंड टेक ऑनलाइन कोचिंग फॉर नीट फ्रॉम अदर चैनल। तब तक आप मिले ही नहीं थे। 2019 में मैंने स्कोर इन नीट 196, तब फिर से दुखी हुई, बट ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर मैंने फिर से डिसाइड किया कि दोबारा नीट देने के लिए। सी फाउंड अबाउट बायोमेंटर्स। मैंने आपसे मिलके बहुत खुश हुई, सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। सच बोलूं तो आपके कारण जान पाई कि 11th 12th मैंने जो ये पास कर पाई थी, असली साइंस क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो रीत सी है कि रत्ता मारो, समझने की जरूरत नहीं। बट लास्ट 6 months बिकॉज ऑफ माई बेड हेल्थ, मैंने एग्जाम सेंटर में वॉमिटिंग, चक्कर की वजह से स्कोर 290, फिर और ज्यादा सेट हो गई कि क्या हो रहा है मेरे साथ लगातार। आई रीस्टार्टेड, बट लास्ट 2 years 2020 एंड 21 आई स्किप एग्जाम में, क्योंकि कुछ पढ़ नहीं पा रही थी अपनी इस माइंड सेट की वजह से। 3 हेल्थ इश्यूज, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसकी पेन भी सहती हूँ। बट सर, बहुत हिम्मत करके शुरू करती हूँ कि मैंने स्टडी कुछ मंथ से पढ़ लेती हूँ, मैंने सारी कमांड फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, फिर कुछ हो जाता है मेरे माइंड में, हेल्थ में, तो घर में कोई टेंशन, सो फिर मेरी सेंसिटिव कमजोर माइंड की वजह से सब कुछ बिखर जाता है। इस बार 2022 बैच मैंने भी हुआ है। लास्ट 3 months से मैंने कुछ नहीं पढ़ी हूँ, हिम्मत नहीं होती है। एक बार डर लगता है फिर सब बुरा होगा अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस, एंड दूसरा जब लेक्चर देखने आती हूँ तो आपको देखती हूँ तो बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने आपकी बात नहीं मान पा रही हूँ, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। माइंड में पास्ट की बहुत नेगेटिव इमेजेस, सो मैंने इन सब में ही मैं उलझ जाती हूँ। और मैंने कितनी अपने साथ कितना लड़ूं, कितनी बार गिर के उठने की कोशिश करूं। प्लीज हेल्प। क्या मैं ही बुरी हूं? क्या मेरी ही सब गलती है? सर, मैंने अब ये साइकोलॉजिस्ट से बात की थी, और तो बोले कि ये सब चाइल्डहुड ट्रामा है, एंड सो सेंसिटिव माइंड धीरे धीरे चला जाएगा। फॉरगेट अबाउट पास्ट एंड आई फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शंस लाइक मेडिटेशन, चैंटिंग, प्रेयर टू गॉड, लिसन गुड थिंग्स, हॉबी। आई स्टार्टेड टू डू लिटिल पेंटिंग, बट ये सब ही दिन का होता है, कुछ ही दिन का होता है। ये बात में सब बिखर जाता है। क्या मैं
काफी क्या मैंने काफी अच्छे से पढ़ पाऊंगी, डॉक्टर बन पाऊंगी? बिकॉज मुझे मेरे ऊपर और कृष्णा के ऊपर, बायोमेंटस के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर मेरी ये माइंड सेट ठीक हो जाए तो मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करूंगी और आपने जैसा कहा कि आई कैन डू मिराकल्स, मैंने करके दिखाने की कोशिश कर पाऊंगी। प्लीज हेल्प, प्लीज फॉरगिव मी फॉर लॉन्ग ईमेल। ये सारी मेरी दिल की बातें हैं जो आज लिख दी आपको, और जो रोज कृष्णा के सामने बैठकर उनको बोलती हूँ, पूछती हूँ। प्लीज गिव योर ब्लेसिंग सर एंड प्लीज रिप्लाई समथिंग, प्लीज हेल्प। काफी लंबा ईमेल था, पिछले 15 मिनट से मैं इसको पढ़ता रहा, लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो ईमेल है, इस ईमेल में इस कमांडो ने अपनी सारी बातें उसने लिखी, उसमें क्या वो फील करती है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि इस पूरी माइंडसेट में वो अपने आप को समझ रही है दोषी। अब यदि इस समस्या के हम तह में जाएं तो कभी इसने मुझसे पहले कांटेक्ट किया होगा, इसने मुझे बहुत लंबा इसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, ईमेल लिखा इसने, फिर मेरी फोन पर एक दिन फोन पे बात हुई तो मैंने तब तो मुझे याद है कि मैंने फोन पे किसी को कहा था कि तुम जो इतना लंबा ईमेल लिखती हो, इतना लंबा एक हाथ लंबा तुम मैसेज लिखती हो, तुम उसकी बजाय पढ़ लोगी ना तो सिलेक्ट हो जाओगी, तो इतना लंबा मैसेज मत लिखा करो। मैंने डांटा और बुरे तरीके से डांटा मैंने कि तुम्हारे पास इतना टाइम आता कहां से कि तुम इतना लंबा ईमेल हो। लेकिन मैं शायद से एक पॉइंट पे गलत था। वो जो गलत पॉइंट था वो ये था कि मैंने उस चीज को ये देखा कि इसने इतना लंबा मेल लिखा, इतना लंबा मैसेज लिखा, इसने टाइम खराब किया इसने। लेकिन मैं शायद से उस दर्द को, कि किस दर्द में उसने वो ईमेल लिखा, किस तकलीफ में उसने इतना लंबा मैसेज लिखा उसने। अब देखो इसमें कि जो इंग्लिश है, हिंदी आप समझ सकते हो कि उसको हिंदी उतना अच्छा आता नहीं है ना। इंग्लिश हमारे यहाँ पे कैसा है, इंडिया में उतना अच्छा स्कूलों में बताया नहीं जाता। तो अब कुल मिलाकर उसने अपनी बात कम्युनिकेट करने की कोशिश की मेरे को, है ना। तो सच तो ये है कि उस समय मैंने जो डाटा था मैंने ये सोच के कि भाई इतना लंबा टाइम आपको खराब नहीं करना चाहिए। पर मैं अब आपका जब मैंने पूरा मेल पढ़ा, इतना लंबा मैंने पूरा मेल पढ़ा आपका, और मैंने देखा कि आपको जो इशू है, यदि मुझसे आप पूछेंगे एज ए डॉक्टर मेडिकल जो है कंसल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि यू आर फेसिंग ए मेडिकल इशू दैट इज द ओसीडी। आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये जो ओसीडी का प्रॉब्लम है, इट इज ट्रीटेबल, इसका हम इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपको एमडी साइकेट्री वाले, देखो साइकोलॉजिस्ट होते कई तरह के, ठीक है, उनसे मतलब नहीं है। आपको एक एमडी साइकेट्री वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको अपने अंदर आने वाले थॉट प्रोसेस के बारे में बताना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि वो मेडिकली एग्जामिन करके आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, और ये बहुत लोगों को होता है। कई लोग दरवाजा ताला लॉक लगा के ताले को बार बार चेक करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं घर का दरवाजा खुला छोड़ आया हूं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो घर में चोरी हो जाएगी, या कोई उन्हें चीट कर रहा है। ऐसी फीलिंग बार बार रिपीटेटिवली आती रहती है उनको, और ये कॉमन है, ये असामान्य नहीं है। इसको लेकर आप जो है कोई दिमाग में वॉइस मत रखिए आपके। तो दूसरा, जो आपके एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि ये चाइल्डहुड ट्रामा है जो तुमको बार बार परेशान कर रहा है, पास्ट से बाहर निकलो। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि पास्ट जो हो चुका है वो है, ठीक है। फ्यूचर जो आगे होगा, और फ्यूचर डिपेंड करता है आपके वर्तमान पर, क्योंकि आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। तुमको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, सब चीजों को दिमाग से निकालना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि तुम्हारे जहां पे तुम हो, जहां पर वहां पर सेक्सुअल चीजों को लेकर बहुत ही क्लोज टाइप का माहौल होगा, जिसको लेकर जो है कई बार बच्चे जो है वो इंटरनेट में चीजों को ढूंढ लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि ये सही और ये गलत तय करने लगते हैं। मैं कहता हूं कि सबके अंदर जो है वो सेक्सुअलिटी के लिए जो फीलिंग है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो वो यदि कोई आपके मन में कोई थॉट प्रोसेस आता है आपको, तो उसको लेके असामान्य फील मत कीजिए। दैट इज नॉट, यदि आपको लगता है कि जो है मास्टरबेशन या इस तरह की चीजों में जो है वो फंस चुके हैं, हम ट्रैप में आ गए, तो मैं कहता हूं कंट्रोल कीजिए उसको आप, ठीक है। उसे आप कंट्रोल कीजिए, अपने आप को कहीं और लगाइए, अपना ध्यान वहां से कहीं और लगाइए आप। लेकिन उसको लेकर यदि आप गांठ बांध लेंगे, आप गिल्ट बांध लेंगे, तो वो गिल्ट ना आपको बाकी जगह परेशान करेगी। तो
जो आपने पहले किया है, जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो सब पास्ट था, ठीक है। और अभी भी यदि आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस में ऐसा आता है तो आप ये समझिए कि नहीं, ठीक है, ये एक छोटा सा मेरे दिमाग का एक इश्यू है, इट विल बी ऑल राइट, ठीक है ना। आप अपने आप को डेविएट मत होने दीजिए। आप दीवार पर सिर पटकेंगे, आप भगवान से बातें करेंगे, आप उनको बोलेंगे, तो सच्चाई तो ये है कि आप जो है अपने आप को पिटी फील करा रहे हैं। आप अपने आप पे गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप को दोषी मान रहे हैं, अपने आप पर दया कर रहे हैं। नहीं, आपको ये करना ही नहीं है। आपको जो जैसा दिमाग में आता है, आपको अपना दिमाग विचार कहीं और लगा देना है। आपको सोचना है कि आपको क्या हासिल करना है, 5-10 साल बाद मैं कहां हूं के। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी असफलताएं हैं, हमारा जो पास्ट है, वो बेड़ियों के समान होता है। बेड़ियां समझते हैं आप, जो जंजीरें होती हैं उनके समान होता है, चेन के समान होता है। चेन से आप बांध दोगे ना अपने आप को, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी भी कई बार इन चीजों में फंस जाता है। कहते हैं कि जो हाथी होता है, एलिफेंट होता है, एलिफेंट को जो महावत होता है, जो महावत जो हाथी को पालता है, ध्यान रखता है उसका, वो महावत जो है बड़े हाथी को, बड़े एलिफेंट को पतली सी चेन से बांध देता है। तो जो आसपास से जो लोग निकलते हैं वो बोलते हैं उसको कि भाई ये तुमने इतने बड़े हाथी को तुमने इस पतली सी चेन से बांध रखा है, और हाथी तो इतना ताकतवर है कि वो जोर से पैर मारेगा तो चेन टूट जाएगी। चेन जहां तुमने लकड़ी के खंभे में लगा रखी, वो खंभा टूट के बाहर आ जाएगा। भाई एलिफेंट तो बहुत पावरफुल एनिमल है। तो बोला ऐसा नहीं करेगा वो। तो पूछते कि भाई क्यों नहीं करेगा ऐसा वो हाथी। उसने कहा जब ये बिल्कुल छोटा बच्चा था ना, ये एलिफेंट छोटा बच्चा था, तब मैंने इसके पैरों को जंजीर से बांध दिया करता था, मैं इसी लकड़ी से, तो ये बहुत ताकत लगाया करता था ये। और चूंकि ये इतना छोटा एलिफेंट था कि इसको पता था कि ये कोशिश करता था भागने की, पर ये भाग नहीं पाया। इसने कई सालों प्रयास किया, जब छोटा बच्चा था उसने, ठीक है। एलिफेंट धीमे धीमे ग्रो करता है, तो ये नहीं कर पाया। तो उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि जैसे ही ये जंजीर मेरे पैरों में आएगी, मैं इसको नहीं तोड़ सकता हूं। अब ये विशालकाय हाथी बन गया है, बहुत बड़ा हाथी बन गया है, ताकतवर। लेकिन अब भी इसके दिल में ये बात बैठी है कि वो जंजीर नहीं तोड़ पाऊंगा। पेड़ तोड़ के फेंक दूंगा मैं, ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, वो सब चलेगा, लेकिन मैं वो जंजीर नहीं तोड़ पाऊंगा मैं, क्योंकि वो जंजीर बहुत मजबूत है। बचपन से कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा मैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि एक दिन वो जोर लगाएगा वो एलिफेंट, तो पूरा का पूरा वो खंबा तक तोड़ के बाहर निकाल लेगा वो। पर उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं उसने ऐसा, क्योंकि वो बन चुका है। तुम भी वैसे ही हो। तुमने भी अपने पैरों में, अपने थॉट प्रोसेस में जंजीरें लगा ली, तुम उसको तोड़ के बाहर निकलो ना, तो ठीक है। तुम बुरी नहीं हो। तुमको लगता है कि तुम लेक्चर देखती हो, मुझे देखती हो, तुमको लगता है कि तुम मेरे लिए ठीक से नहीं कर पाए, ऑनेस्टली नहीं कर पा रहे। मैं इतना बोलता हूं, जो बच्चा बायोमेंटस का लेक्चर खोल के पढ़ने बैठता है ना, बस वही उसी क्षण वो सच्चा कमांडो बन जाता है। क्यों? मैं एक बोर टीचर हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला टीचर हूं, मैं बहुत मेहनत करवाता हूं, डांटता भी बहुत हूं मैं आपसे रिजल्ट के मांगता हूं गुरुदक्षिणा के तौर पर, मैं बहुत इंटरटेनमेंट नहीं करता हूं आपका, मैं फालतू बातें ज्यादा नहीं करता हूं मैं। और मेरे लिए ये धंधा नहीं है, मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है, मेरे लिए समर्पण है, और मैं सामने वाले को भी समर्पित देखना चाहता हूं। इतने सारे फ्लॉज है मेरे में तो, और तुम जब मेरे को देखने बैठते हो तो उसी क्षण तुम जो है मुझसे जुड़ जाते हो, उसी क्षण तुम मुझसे जुड़ जाते हो। कैसा तुमने परफॉर्म किया वो सेकेंडरी मैटर है। तुम मेरे साथ जुड़ गए हो वर्चुअली, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब मैं यही बोलूंगा बेटा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमको एक मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है। बिलीव मी, तुम ये मत सोचना कि सर हमको पागल तो नहीं बोल रहे हैं, पागल वाले डॉक्टर के पास जाओ क्या। नहीं, आप एक अच्छे एमडी साइकेट्री वाले डॉक्टर के पास जाइए, आप बताइए कि ऐसे थॉट आते हैं दिमाग में। 99% श्योर, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट, क्योंकि मैंने भी साइकेट्री पढ़ा हुआ है एक लेवल तक। दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यू हैव टू टेक सम मेडिसिन और ये ठीक हो जाएगा। बिलीव मी, और इस बात का अपने अंदर यकीन रखना है कि ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और रही बात इंटरनेट का क्या यूज करना है, ये हमारे हाथ में। तुम अभी देख रहे हो मेरे को, ये तुम्हारे हाथ में। तुम बंद कर दो, तुम जाके कोई रोस्टिंग शो जाके देख लो, 1 सेंटेंस 15 गालियां। जिनको फनी समझते हैं वो बातें समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो है वो एक प्रकार से एक गलत कल्चर को डेवलप कर रही है। वहां जाके देख सकते हो तुम उसको। पर तुम मुझे सुन रहे हो, इतने लंबे लंबे मेल सुन रहे हो,
बस वही तो अंतर आ जाता है, वही डिफरेंस है ना। हमें यहाँ पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर या मिलियंस ऑफ व्यू भले ही ना मिले, पर जो व्यू मिलेगा, जो बच्चा जुड़ के सुन रहा है इसको, वो कुछ जिंदगी में करेगा जरूर, श्योर है चीज। तो इसलिए ये सब चीजें दिमाग से निकाल के बेटा, मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है वो तुम उस पर देखो तो ठीक है ना। मैं कह रहा हूं किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाओ तो, है ना। और जो डॉक्टर देखेगा और पर्चा मुझे मेल पे शेयर कीजिएगा, आपके पास मेरा मेल आईडी है ही, आप मुझे शेयर कीजिएगा, मैं उसको जो है वो आपके ट्रीटमेंट के बारे में रिव्यू भी करा दूंगा बॉम्बे के अंदर। लेकिन मैं बोलूंगा आपसे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छा करोगी लाइफ में, एंड यू विल, मैंने कहा ना, यू कैन डू मिराकल्स। ऐसे लोग चमत्कार करते हैं, ऐसे लोग चमत्कार करते हैं, यकीन मानिए इस बात का, तुम चमत्कार करोगी, मुझे पूरा यकीन अंदर से। मेरा अंतरप्रेरणा, मेरा इंट्यूजन कहता है कि तुम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगी, और इस भरोसे को कायम रखना जो मैंने तुमसे कहा है, ऐसा तुम करोगी। जो कह रहा हूं, अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन में लगाओ, अपना सही जगह पे इलाज कराओ, और अपने पास्ट की गलतियों के बारे में सोचना छोड़ दो। कोई गलती नहीं है वो, दैट इज नॉट ए मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है वो, तुमको जो लगता है वो रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हम दूसरा मेल लेते हैं। पहला मेल काफी बड़ा था एक्चुअली, दूसरा मेल जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है। हेलो सर, मैं आपकी ऑफिशियल कमांडो हूं सर। मेरे को आपने अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करनी है, जिसके कारण मुझे स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर, मुझे नहीं पता कि आपसे मुझे ये बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सिटी के डॉक्टर के पास जा सकती हूं, सर मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे को पीरियड सही से नहीं आ रहे हैं, कोई फिक्स डेट नहीं है, 28 डेज की जगह 40 डेज भी निकल जाते हैं, लेकिन ये है कि पीरियड्स आते हैं पर आगे पीछे हो जाते हैं, फिक्स नहीं है। इस प्रॉब्लम के कारण मेरा स्टडी पर फोकस नहीं हो पाता है। कभी कभी बहुत गुस्सा अपने पे आने लगता है बिना बात के, कभी रोने लगती हूं, जिसके कारण मेरी स्टडी पर भी बुरा असर पड़ रहा है सर। मैंने डॉक्टर के पास भी दिखाया, एमबीबीएस नर्सिंग होम है, लेकिन वहां की मेडिसिन खाने से मेरे को पीरियड में बहुत पेन हुआ। जब तक मेडिसिन चलती रहती है तब तक ठीक रहती है, लेकिन बाद में पहले जैसा हाल हो गया है। पर ट्रीटमेंट के बाद अब पीरियड और खराब चलते हैं। प्लीज सर सजेस्ट करो मैं क्या करूं, थैंक्स। उम्मीद करती हूं कि आप मेरा रिप्लाई करोगे। देखो बेटा, नंबर 1, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यंग एडल्ट्स में, यंग लड़कियों में, कि जब आप जो है वो 12-13 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल के होते हैं, तो कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, वीक होते हैं, बीमार होते हैं, लंबा ट्रेवल किया होता है आपने, तो भी मेंस्ट्रुएशन का डेट जो है वो वेरी कर जाता है, चेंज होता है, ठीक है। 28 to 29 डेज एक स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम फ्रेम है, बट दैट मे बी 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज, ये वेरी करता है, और ये नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है। तो यदि मान लो तुमको 30 डेज, 40 डेज हो रहा है या वेरी कर रहा है, तो फर्स्ट चेक योर थायराइड। पहले अपना थायराइड प्रोफाइल करा लीजिए, TSH, T3, T4 का लेवल चेक करा लीजिए, ठीक है। अपना हार्मोन पैनल करवा लीजिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेक करवा लीजिए, ठीक है ना। और किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, MD गायनेकोलॉजिस्ट, MD MS गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे कंसल्ट कीजिए आप, ठीक है। तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। DG डॉक्टर भी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट ही होती है, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं आप। तो उनसे पूछिए, तो वो आपको कुछ मेडिकेशन दे देंगी, जिससे कि जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। जनरली ये जो मेडिकेशन होती है, ये बेसिकली जो है वो अपना पिल्स के फॉर्म में होती है, जो आपके हार्मोनल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो हार्मोनल साइकिल रेगुलेट होगा, तो जनरली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इस तरह की पिल्स जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। और वो हार्मोन बेस्ड होती है, और हमारी बॉडी में हार्मोन से ही जो है वो फीमेल बॉडी में हार्मोन से ही पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होता है, ठीक है ना। तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। और ड्यूरिंग मेंसेस जब दर्द होता है, पेन होता है, तो आप जो है उस समय कुछ एनाल्जेसिक होते हैं, जैसे मेफ्टाल स्पास के नाम से आता है,
कोई भी दवा मैं यहाँ बता रहा हूं उसको लेने के पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो मेफ्टाल स्पास है, कैटा स्पा है, देयर आर मल्टीपल मेडिसिन जो डाइसाइक्लोमाइन वाली मेडिसिन होती है, वो स्पास्मोडिक पेन को कम करती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत सारी बच्चियां हैं जो लड़कियां हैं जो उसको लेकर परेशान रहती हैं। तुम अकेली नहीं हो, लेकिन वो लड़कियां पढ़ती भी हैं, अपने मुकाम को हासिल भी करती हैं, ठीक है। आप इसको इतना बड़ा मुद्दा बना लें कि आप पढ़ना बंद कर दे, करियर पर असर डालें, तो वो दिक्कत वाला काम है बेटा, ठीक है ना। तो उससे बाहर निकलिए, ठीक मेडिकल एडवाइस लीजिए, ठीक है, अपना थायराइड चेक कराइए और इस बात को स्वीकार कीजिए कि कई सारे जो है लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट वेरी करता है, किसी का 30 डे भी होता है, 55 डेज भी होता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट तीसरा मेल लेते हैं। आज हम 3 ही मेल लेंगे क्योंकि पहला वाला मेल काफी लंबा था, और ये बड़ा मतलब एक बड़ा जेन्युइन इश्यू जो मैं थर्ड मेल में लेने जा रहा हूं, कई लोग उसको फेस भी करते हैं। सर आई एम योर ऑफिशियल कमांडो, मेरा इश्यू बाकी लोगों से छोटा लग सकता है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी इश्यू है सर, मुझे क्लास 4 से स्टैमरिंग की हैबिट हो गई है और ये अभी तक ठीक नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इसे कैसे ठीक करूं। मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि स्पीच और पोएट्री में बहुत इन्वॉल्व होने का मन करता था, लेकिन इस डिसेबिलिटी की वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। मैं जब अपने टीचर को स्पीच या पोएट्री सुनाता तो सब हंसने लगते। ये सब होने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि अब स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सर मुझ में टैलेंट है कि मैं स्पीच या पोएट्री बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता हूं, लेकिन अपना मजाक ना उड़े इस डर की वजह से नहीं कर पाता हूं। मेरे कुछ दोस्त जानबूझ के बोलते हैं कि कोई स्पीच सुनाओ ताकि मेरा मजाक उड़े। मैं चुप रहता हूं, लेकिन इसका जवाब मैं अपने रिजल्ट से देता। मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मेरा बोर्ड में 92% आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में लगता है कि अगर ये स्टैमरिंग की आदत नहीं होती तो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता। मेरे स्टैमरिंग की वजह से मैं किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता हूं, किसी चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं। जब कभी बोलते बोलते ऐसा लगता है कि अब स्टैमर करूंगा तो मैं अपने वर्ड्स को बदल लेता हूं ताकि स्टैमरिंग ना हो और अटपटा सा कुछ बोल देता हूं। इसकी वजह से मुझे कन्वर्सेशन में बहुत दिक्कत आती है। सर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है। कोरोना की सेकेंड वेव में मेरे फादर की डेथ हो गई थी और इस एंजाइटी में मेरी स्टैमरिंग की हैबिट और बढ़ गई। मेरा नीट 2021 में सिलेक्शन ना होने का एक रीजन है ये भी था कि जब मुझे डाउट आता था तो अपने टीचर से डाउट नहीं पूछता था क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स हंस देते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था और वो डाउट बनकर रह जाता। सर मैं स्पोर्ट्स, डांस, पेंटिंग में बहुत अच्छा हूं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता हूं, लेकिन स्टैमरिंग की वजह से जब लोग हंसते हैं तो लगता है कि ये सब बेकार है। मैं कॉमेडी भी अच्छा करता हूं, लेकिन अक्सर मेरे पर ही कॉमेडी बन जाती है। इन सब रीजन की वजह से मैं चुप ही रहता हूं, बस जितना बोलने की जरूरत है उतना ही बोलता हूं। घर में सब बोलते हैं चुप मत रहा करो, पर मैं नहीं बोलता ज्यादा। कभी कभी ये सोचकर डर लगता है कि अगर ये सब डॉक्टर बनने के बाद भी कंटिन्यू रहा तो क्या होगा। सर अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या ये हैबिट मेरी छूट सकती है? सर आप मेरे इंस्पिरेशन हो। मैं जब से बायोमेंटर ज्वाइन किया हूं मुझ में बहुत चेंजेस होने लगे हैं। हर चीज को साइंटिफिक नजरिए से देखने लगा हूं और ये सब आप लेक्चर के बीच में जो बातें करते हैं उसी का आउटकम है। सर मैं आपके थॉट सब लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर उनकी स्पीच नॉर्मल है तो वो लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल बोलना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम इन्होंने रेज किया है कि कई सारे बच्चे ऐसे जो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, यंग एडल्ट्स, ठीक है ना, और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और वो उसके चलते वो और अंडर कॉन्फिडेंस आते हैं और वो पब्लिकली बोलना बंद कर देते हैं। मेरा भी एक कजिन है, उसको भी स्टैमरिंग का इशू है। 3rd 4th क्लास में था तभी उसको स्टैमरिंग का इशू हो गया था। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग भी कभी कभी कुछ बोलता था, हम लोग उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। ऐसा मैंने भी गलती किया है वाला। बहुत दिन तक वो फिर वो हम लोगों से दूर रहने लगा। जब हम लोग किसी सोशल गैदरिंग में मिलते तो वो हम लोगों से अलग चला जाता, कि उससे मालूम कि अभी गोल्डी भैया, मनीष भैया ये कुछ बोलेंगे भी। आज मैं सोचता हूं कभी तो मुझे मन में लगता है कि यार बहुत ही नादानी थी वो तो।
पर लोग देखो लोग नहीं, मेरा मन में कभी उस समय ये था नहीं कि मैं इसको हर्ट करूंगा। बस वो क्षणिक कि वो कुछ अटपटा बोलता था, वो मुझे बोलना गोल्डी भैया बोलेगा, गोल्डी भैया। मैं वहां गया था, जबकि वो जेन्युइनली ठीक से बोलना चाहता था, वो कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही हम लोग दिखते थे वो और घबरा जाया करता था। उसे मालूम था कि उसको मन में हमेशा मन में सोचता था कि मैं स्टेमर कर जाऊंगा, और उसके चलते वो स्टेमर कर जाया करता था। जब वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया तो स्पीच थेरेपिस्ट ने उसको ये बताया कि तुमको ये सोचना ही नहीं कि तुम स्टेमर करते हो, फॉरगेट ऑल यार, सबको छोड़ो, तुम स्टेमर करते हो ये तुमको सोचना ही नहीं है। क्योंकि जब स्टेमर करने वाले लोग जब गाना गाते हैं ना, तो वो गाने में स्टेमर नहीं करते। तुम भी कभी गाना गाते होगे तो तुम गाने में स्टेमर नहीं करते होगे, लेकिन नॉर्मल बात करोगे 2 बातों में स्टेमर कर जाओगे, क्योंकि आप कॉन्शियस आते हैं, आप उस चीज को लेकर जो है बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, और आपको लगता है आप स्टेमर ना कर जाएं। बिलीव मी। अब आपको छोटा एग्जांपल बताता हूं मैं कि मेरे जो सिग्नेचर है, मैं बहुत सारे, जनरली आजकल तो अपन लोग सिग्नेचर कम ही करते हैं, पर मैं कभी कभी क्या होता है कि मेरे सिग्नेचर है, मेरे सिग्नेचर थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है, थोड़े से डिफरेंट, काफी डिफरेंट है, और शुरू से करता आ रहा हूं। लेकिन जब भी मैं उन सिग्नेचर को करने जाता हूं, कई बार चेक बुक पे जब मुझे कोई चेक साइन करना होता है, तो मैं सोचता हूं कि आज सिग्नेचर, 1-2 बार ऐसा हो चुका पास्ट में कि मेरे साइन मैच नहीं किए, बैंक के पास जो रिकॉर्ड है उससे मेरा सिग्नेचर मैच नहीं किया, बैंक ने चेक को रोक लिया कि भाई चेक पास नहीं होगा क्योंकि ये सिग्नेचर मैच नहीं किए। फिर बैंक का फोन आया मेरे पास कि आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। मैंने कहा मेरी सिग्नेचर है वो, नहीं सर वो आपको लिख के देना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा कि पास कर दे। ठीक है, किया, और मैंने गौर किया, जब भी मैं चेक काटता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे सिग्नेचर मिसमैच नहीं होना चाहिए, और मेरे सिग्नेचर गलत हो जाते हैं उसमें। मेरे को एक चेक काटने के लिए 3 चेक काटने पड़ते हैं, और अब आप बोलोगे सर अपना साइन सिंपल कर लो, चेंज कर लो साइन। मैंने वो भी करके देखा, मेरे मन के अंदर वो चीज आ गई कि मैं जब चेकबुक के लिए साइन करूंगा किसी चीज उसके लिए, तो मेरा सिग्नेचर कई बार मैच नहीं कर सकता, और ऐसा हुआ। मैं सोचता था मैं अकेले ये इश्यू फेस कर रहा हूं। द सेम थिंग हैपेंड विद भारती ऑल्सो। उसका सिग्नेचर भी बैंक में मैच नहीं करता, क्योंकि जब भी वो नॉर्मल साइन करती है वो जैसे करती है, जब वो चेकबुक पे साइन करती है तो ये दिमाग में सोचती है कि चेकबुक का चेक कहीं बाउंस ना हो जाए, तो और वही गलती होती है, सिग्नेचर में थोड़ा सा मामूली सिग्नेचर मिसमैच कर जाता है। यही प्रॉब्लम होती है स्टैमरिंग करने वालों के साथ। तो फर्स्ट यू नीड स्पीच थेरेपिस्ट। आप स्पीच थेरेपिस्ट की एडवाइस लीजिए, वो आपको बतलाएंगे। धीमे बोलिए, रुककर बोलिए, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए, और इस बात का यकीन रखिए कि स्टैमर नहीं होगा। तुम ये सोचते हो, 2 चीजों का फर्क पड़ता, तुम ये सोचते हो कि मुझे स्टैमरिंग ना हो जाए, वहां पर एक स्टैमरिंग होने की संभावनाएं आ जाती है। तुम ये सोच के चलोगे कि हो तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, सब है, मैं थोड़ा सा, मेरे को इश्यू है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बोल लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे के हंसने पे मत जाओ, वो नाराज है। जैसे मैंने कहा था कि मैंने भी कभी गलती किया है वाला, रियलाइज होती है एक दिन आदमी को बात से कि हाँ भाई गलत तो गलत होता है, लेकिन बेटा इतना बड़ा इशू नहीं है तेरी पर्सनालिटी पे, तुम बातों ना करना बंद कर दो, एक गुमसुम रहने लगो। तुम कितना टैलेंटेड हो, तुम पेंटिंग कर लेते हो, तुम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लेते हो, पोइट्री लिख लेते हो, पोइट्री स्पीच बोल लेते हो, कितना सारा कर लेते हो तुम। स्टैमरिंग इज नॉट एन इश्यू, बहुत लोगों को होता है बेटा। तुमको स्पीच थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। भूल जाओ कौन क्या सोचता है, कोई कुछ नहीं सोचता, किसी के पास किसी के लिए वक्त भी नहीं है। और जो हंसते हैं ना तात्कालिक, उनके जीवन को आप देखोगे तो उन पर हंसने की 100 चीजें मौजूद हैं। बॉम्बे में कहीं पे मैं एक कॉमेडी शो में गया था। उस कॉमेडी शो में जो बोलने वाला जो लड़का था, जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, उसने यही बोला पहले से थे, मैं थोड़ा हकलाता हूं, लोग इस वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर बिलीव मी, आई एम हियर फॉर स्टैंड अप कॉमेडी
गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स। आपको तो एक आदमी उसकी स्टैमरिंग पर नहीं हंसा, हर आदमी बड़ा सीरियस हो गया है। उसने बोला, जब उसने अपना बताया, जोक बताया, उसने एक ओला उबेर का कोई किस्सा बताया उसने, तो लोगों ने जमकर ताली बजाई। आप अपनी कमजोरी को ताकत बना के पेश कर दो। स्पीच के पहले बोल दो आप कि आई हैव ए लिटिल इशू अबाउट स्टैमरिंग, गिव अटेंशन टू माई स्पीच, नॉट ऑन दोज वर्ड्स, इफ आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऐसा होता है तो आप, and I dare to speak in front of you because I know you are a wise person। तुम बुद्धिमान हो, आप लोग बुद्धिमान हैं, मुझे मालूम है। आप मेरी स्पीच के कंटेंट को देखेंगे, आप हो सकता है मेरे से डिलीवरी में एक आध दो वर्ड में स्टैमर कर जाऊं, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। यकीन मानिए, एक आदमी हंसेगा नहीं, एक आदमी नहीं हंसेगा, क्योंकि तुमने शुरू में ही चुप करा दिया सबको। बिल्ड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, वैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, फिर देखो जरा कौन हंसता है। हंसने वाला खुद पर शर्मिंदा हो जाएगा। छोड़ बेटा ये सबको, ये कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। तुमने कहा छोटा इशू पर तुम्हारे लिए बड़ा है, मैंने वही कहा आपसे। तुम खुद जानते हो कि ये तुमको तरक्की होने से रोक नहीं सकता। डॉक्टर बनोगे बड़े, दैट मेक पॉसिबल यू विल बिकम ए बिग सर्जन, बिग फिजिशियन। भरोसा रखो अपने आप पे, कुछ नहीं होगा। स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प लो, स्पीच एक्सरसाइज के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर, स्टैमरिंग के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, एंड पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन पोएट्रीज, स्पीच, सब में जा बेटा, खूब पार्टिसिपेट कर। और शुरू में ही मुंह छुपा दे, चुप करा दे, शुरू में बोल दे कि मेरे को एक प्रॉब्लम है, ये मैं करता हूं, और मुझे मालूम है कि आप मेरी कविता पर, मेरे स्पीच पर ध्यान देंगे, इन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। देखना, तुम पार्टिसिपेट करो, कुछ नहीं होगा बेटा, सब बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए आज का एपिसोड जो है हम यहीं खत्म करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा हम जिन इश्यूज को ले रहे हैं, ये इश्यूज बहुत सारे बच्चों, हजारों बच्चों के काम आते होंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इन चीजों को से कुछ सीखते होंगे। किसी की बेटा, एक लास्ट चीज बोलूंगा मैं, किसी की फिजिकल कमी का, जो उसकी वीकनेस है, उसका कभी भी मजाक ना उड़ाना जीवन में, कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उनको संबल देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। डोंट फील पिटी फॉर, दया भी मत दिखाओ, मजाक मत उड़ाओ, दया मत दिखाओ, नॉर्मल रहो, जैसे तुम नॉर्मल हो वैसे नॉर्मल रहो, सबसे अच्छा वही है। और एक बात हो, हार्ट कनेक्ट के में आप जो बड़े बड़े मेल भेजते हैं, तो इनको पढ़ने में और इनको समझने में, और जो लैंग्वेज लिखी होती है उसको पढ़ने में कई बार थोड़ा समस्या होता है। तो मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि अब जो मेल आईडी दिखाई दे रहा है, उस मेल आईडी पर आप मेल भेजें, तो आप मेल को भेजने के लिए आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। यदि आप अलाउ करेंगे, आप भेजेंगे ऑडियो, तो हम लोग ऑडियो को डायरेक्ट प्ले कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो जो कंटेंट शायद पढ़ने में कुछ 19-20 हो सकता है, तो वो नहीं होगा। और आप अपनी बात, अपनी जो आप ऑडियो बोलेंगे वो पब्लिक भी सुन पाएगी, कि आपका वॉइस भी सुन पाएगी वो, एंड दैट मे ऑल्सो हेल्प टू सो मेनी पीपल। ठीक है, मेल भी भेज सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑडियो फाइल भेजना है वो भी आप कर सकते हैं, आपको मेल भेजना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट कोई आपको दूसरी कोई ऐसा इश्यू आपको लगता है कि हमें कोई इश्यू और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि वीडियो पर हम क्वेश्चन सबसे पूछते हैं, यू कैन सेंड वीडियो ऑल्सो। हार्ट कनेक्ट की ईमेल आईडी पर आप जो है गूगल ड्राइव में सेव करके एक्सेस प्रोवाइड करने वाला वीडियो भेज सकते हैं आप, तो आपका वीडियो भी हम ले लेंगे। ऑडियो आप चाहते हैं कि आपका फेस सामने ना आए, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम ऐसी, तो आप ऑडियो भी भेज सकते हैं। कोई बहुत ही सेंसिटिव इश्यू आप ऑडियो भी भेजना नहीं चाहते, तो आप अपना नॉर्मल ईमेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट संडे को। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।